Welcome to NewsClick. As part of Dr. Ambedkar's 126th birth anniversary series, we have with us Comrade Badal Saroj, Secretary of CPIM Madhya Pradesh State and Central Committee member CPIM, and he is also a well-known writer. Welcome to NewsClick, Comrade. Thank you. Comrade, पहला सवाल है आपसे कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत he had many views on different issues. उनका लेबर इश्यूज़ पे भी बहुत ज़्यादा सोच था और एज अ लेबर मिनिस्टर भी उनका लेबर मूवमेंट के कंट्रीब्यूशन में भी ज़्यादा योगदान था. तो आप डॉक्टर अंबेडकर का व्यूज़ ऑन लेबर हमारा वक्ताओं के साथ शेयर कर सकते हैं. डॉक्टर अंबेडकर इस मामले में काफ़ी आगे की सोच के आदमी थे कि उन्होंने 1936 में ये बात कही थी कि इंडिया में जो लेबर है उस लेबर के वैसा रूप नहीं है जैसा यूरोप के लेबर का रूप है. यहाँ के लेबर का एक और तरीके से भी शोषण होता है और वो सामाजिक रूप से शोषण होता है. तो यह डिवीज़न ऑफ लेबर ही नहीं है बल्कि डिवीज़न ऑफ वर्किंग क्लास भी है. तो इस इशू को अगर ठीक तरीके से टेकअप नहीं किया जाएगा तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट को आगे बढ़ा पाना मुश्किल होगा. तो उन्होंने इस बात को पहचाना था कि यहाँ के वर्किंग क्लास का एक डिफरेंट कैरेक्टर है जिसे बाकी के ट्रेड यूनियन आंदोलन को समझने में काफ़ी समय लगा. इस मामले में वो काफ़ी आगे थे. उनसे करीब 20 साल बाद 1956 के आसपास डी कोशाम्बी ने इस बात को कहा था. कोशाम्बी ने ये कहा था कि ये जो डिवीज़न है, ये जो कास्ट है, कास्ट का मोटे रूप में एक प्रिमिटिव रूप में क्लास का एक डिवीज़न है जिसमें इस तरीके का सिस्टम विकसित किया गया है जहाँ पर कम से कम ताकत का इस्तेमाल करके अधिकतम एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है. तो ये एक सच था जो मार्क्सिस्ट एनालिसिस के साथ 1956 में कोशाम्बी साहब ने निकाला. लेकिन इस सच पे डॉक्टर अंबेडकर काफ़ी पहले पहुँच चुके थे और इसीलिए उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि ट्रेड यूनियन आंदोलन में उस तबके की भी मांगें जुड़ें जो आर्थिक मांगों में उस तरीके से दिखाई नहीं देती हैं और उस वक्त नहीं दिखाई देती थी. इसके कुछ कड़वे अनुभव डॉक्टर अंबेडकर को भी हुए हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन को भी हुआ है. उदाहरण के लिए 1934 में जो स्ट्राइक हुई थी बॉम्बे के टेक्सटाइल वर्कर्स के, उस टेक्सटाइल वर्कर्स की स्ट्राइक को सपोर्ट करने के लिए अंबेडकर साहब ने पेशकश की थी कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसमें वीविंग सेक्शन जो है टेक्सटाइल का, जहाँ पर दलित वर्कर्स को जाने पर रोक लगी हुई है, वो रोक हटनी चाहिए क्योंकि वीविंग सेक्शन में ज़्यादा आमदनी हुआ करती थी. लेकिन प्रोसेसिंग के हिसाब से जब वो धागा टूट जाता था तो उस धागे को जोड़ने के लिए थूक का इस्तेमाल करना पड़ता था, उस ज़माने की जो टेक्नोलॉजी थी. तो वो नहीं चाहते थे कि कोई दलित वर्कर एक ड्यूटी पर है, दूसरी ड्यूटी पर कोई नॉन दलित वर्कर आए. तो इस तरीके की बैकवर्डनेस मशीनरी के हिसाब से थी, दिमाग के हिसाब से भी थी. तो इस मांग को भी ट्रेड यूनियन आंदोलन को जोड़ने में काफ़ी अधिक समय लग गया था. तो अंबेडकर साहब ने उस ज़माने से इन दोनों चीज़ों को जोड़कर चलने की कोशिश की थी. उस सिलसिला में डॉक्टर अंबेडकर का क्या डिफ़िकल्टीज था ट्रेड यूनियन और लेबर वर्किंग क्लास के साथ ऑर्गेनाइज करने में, और ट्रेड यूनियंस को दलित मुद्दों को लेकर क्या डिफ़िकल्टीज था उस समय? ट्रेड यूनियंस के साथ तो देखिए माइंडसेट की कमजोरी थी. ये कमजोरी जो मिलिटेंट ट्रेड यूनियंस हैं उनके साथ इंडिया के, भारत के क्लास एनालिसिस को लेकर थी. मुझे लगता है कि हमें इस बात को रीविजिट करना चाहिए कि हमने इंडियन क्लास कैरेक्टर, इंडियन क्लासेज के कंपोजिशन को या विभाजन को जिस तरीके से यूरोपीय कसौटी पर आंकने की कोशिश की है उस तरीके से भारत में क्लासेज का ढांचा नहीं है. यह क्लासेज के साथ साथ कास्ट एक्सप्लॉयटेशन का भी एक रूप है जिसने क्लास के फॉर्मेशन में एक योगदान दिया है. इसको करेक्ट किया गया है. उसके बाद उसको ट्रेड यूनियंस ने उसको काफ़ी हद तक एजेंडे पे लिया है. मैं CITU में काफ़ी समय तक काम किया. CITU ने इस सवाल को बहुत प्राथमिकता के साथ एजेंडे पर लिया था कि SC/ST एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी कॉमन इकोनॉमिक डिमांड्स के अलावा कुछ विशेष परेशानियां भी हैं, उनका भी चैंपियन ट्रेड यूनियन आंदोलन को बनना चाहिए. ये सजेशन भी डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था कि रेलवे वर्कर्स को जब उन्होंने एड्रेस कर रहा था कि आपका मांग यदि कॉमन वर्कर्स के साथ मिलजुलता है तो आप उनमें शामिल हो, मगर आपका इंडिपेंडेंट डिमांड्स उनके साथ रखिए. यदि वो डिमांड फुलफिल नहीं हुआ तो आप अपना सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन रखने के लिए. तो और कुछ सजेशंस डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था. उनका काफ़ी योगदान. अंबेडकर
को एक बहुत ही एक सीमित दायरे के नेता के रूप में प्रचारित करना भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। अंबेडकर साहब ने 1938 में या 1936 में जो पहली पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी उसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। उसका पूरा मैनिफेस्टो जो था वो सोशलिस्ट मैनिफेस्टो था, जिसमें मतलब लेफ्ट मैनिफेस्टो था, उसका झंडा भी लाल था। तो अंबेडकर साहब को धकेल कर केवल एक समुदाय विशेष का नेता बना देना और केवल दलितों से जुड़ी हुई मांगों तक उनको केंद्रित कर देना, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। अंबेडकर साहब की शुरुआत के दिनों से ही वो इस बात को जानते थे कि आर्थिक शोषण और सामाजिक शोषण दोनों के खिलाफ एक साथ ही लड़ना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस मामले में ज्योतिबा फुले भी बहुत आगे के थे। ज्योतिबा फुले उस दौर में पैदा हुए हैं, उस दौर में सक्रिय हुए हैं जो कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी का दौर था। लेकिन उस ज़माने में ज्योतिबा फुले, जो हिंदुस्तान जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ था, कैपिटलिज्म और सरभारा वाली कोई समझदारी नहीं आई थी, उस ज़माने में भी ज्योतिबा फुले के दिमाग में ये बात स्पष्ट थी और फुले की राइटिंग्स में ये बात मौजूद है, गुलामगिरी में भी और बाकी जगह भी, जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम दोनों तरीके के शोषण के खिलाफ एक साथ लड़ें। इस मामले में अंबेडकर ज्योतिबा फुले से भी आगे थे क्योंकि उन्होंने कैपिटलिज्म के विकास को देखा था। Comrade, also Dr. Ambedkar had a major contribution for the working class as being part of the labor member in the executive, the British executive. So could you throw some light? काफ़ी हद तक उनका, अगर उस दौर का 1942 से लेकर 1946 तक वो वाइसराय की लेबर मेंबर रहे, उसके मतलब उसको श्रम मंत्री कहा जा सकता है। उस दौर में अगर हम उस डेवलपमेंट को देखें जो उन्होंने करने की कोशिश की, काफ़ी बड़े काम थे। जैसे 8 घंटे काम लिया जाना चाहिए, ये 7th ILC की मीटिंग में अंबेडकर साहब का रेजोल्यूशन था जिसको पास किया गया, जिसको लागू किया गया, और उसमें ये राइडर भी रखा गया था कि ये काम के घंटे 12 से घटाकर 8 करने का मतलब वेतन कम करना नहीं है, महंगाई भत्ता कम करना नहीं है। इस मामले में काफ़ी आगे का काम किया था उन्होंने। यहाँ तक भी फैसला लिया था कि महिलाओं के लिए भी काफ़ी कानून उनके वक्त में बने, खासतौर से मैटरनिटी लीव के, प्रोविडेंट फंड के भी दोनों कानून, चाहे वो कोयला वर्कर्स का प्रोविडेंट फंड हो, चाहे वो माइका वर्कर्स का प्रोविडेंट फंड हो, चाहे वो जनरल प्रोविडेंट फंड हो, ये भी डॉक्टर अंबेडकर साहब के ज़माने में बने। रोजगार करते में, उत्पादन करते में चोट लग जाती है, घायल हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये जो ESI का कंसेप्ट है, ये ESI का भी कंसेप्ट डॉक्टर अंबेडकर के ज़माने में आया था। उस ज़माने, उस हिसाब से एक लेबर सेक्रेटरी के रूप में, एक श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने काफ़ी गुणात्मक और कुछ हद तक जिन्हें कहा जा सकता है रेवोल्यूशनरी काम किए थे। उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा। जैसे 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट तो बन गया था, लेकिन मालिकों की ओर से ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कंपलसरी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ट्रेड यूनियंस का भी कानून का अमेंडमेंट किया था कि जहां यूनियन बन जाएगी मालिकों को उसको मान्यता देनी पड़ेगी। ऐसे काफ़ी काम उन्होंने किए थे। Comrade, now Dr. Ambedkar's relevance is important क्योंकि हर पार्टी, रूलिंग क्लास पार्टीज या हिंदू फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अंबेडकर को अप्रोप्रिएट करने में कोशिश कर रहे हैं। तो आप थोड़ा उस विचार पे और डॉक्टर अंबेडकर का रेलेवेंस और हाउ ही कैन नॉट बी अप्रोप्रिएटेड हमको थोड़ा बता सकते हैं आप? देखिए, RSS और भाजपा के पास अपना कोई नायक नहीं है, बल्कि आप उनके इतिहास में अगर जाने की कोशिश करेंगे तो आपको खलनायक ही खलनायक मिलेंगे, नायक कोई नहीं मिलेगा। इसलिए वो समय समय पर दूसरे तरीके के नायकों को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो करते हैं क्योंकि एकदम बेमेल हैं। पहले भगत सिंह को हड़पने की कोशिश की उन्होंने, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर की मुख्य बातें क्या है? अंबेडकर की मुख्य बात यह है कि वो ये मानते हैं कि हिंदू धर्म ही शोषण की पूरी जड़ है। भारतीय जनता पार्टी और RSS ये मानते हैं कि हिंदुत्व के आधार पर ही इस देश की रचना होनी चाहिए। जैसे वो ये मानते हैं कि इस देश में सबसे खतरनाक किताब अगर कोई थी तो उसका नाम है मनुस्मृति, जिसे उन्होंने जलाया था। और भारतीय जनता पार्टी और RSS ये मानते हैं कि मनुस्मृति ही हमारा शाश्वत ग्रंथ है, उसके आधार पर ही इस देश को चलाया जाना चाहिए। अंबेडकर साहब जब संविधान सभा के चेयरमैन बने थे तो RSS के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था और एक ज्ञापन लेकर भी पहुंचे थे, जिस पर उन्होंने मांग की थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का संविधान सभा के बनाए जाने का कोई औचित्य नहीं है।
हमारे यहाँ 5000 साल पुराना संविधान मौजूद है जिसका नाम है मनुस्मृति, उसके आधार पर ही राज चलाया जाना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर जिससे पूरी तरीके से विपरीत स्थिति में हैं, उसको उन्होंने पूरी तरीके से उसका वो समर्थन करते हैं। तीसरा पहलू, अंबेडकर वो सोशल रिफॉर्मर थे ज्योतिबा फुले के बाद, जिन्होंने महिलाओं के सवाल को लेकर काफ़ी रेवोल्यूशनरी पोजीशंस लिए, कंट्रीब्यूशंस लिए। आरएसएस का महिलाओं के संबंध में क्या रवैया ये अपन लोग ठीक तरीके से जानते हैं। तो हिंदू धर्म मतलब आरएसएस की जितनी भी बेसिक फिलॉसफीज़ हैं, उनके काम करने की जो शैली है, उसके ठीक विपरीत डॉक्टर अंबेडकर हैं। इसलिए वो दलित जनता को गुमराह करने के लिए अभी फ़िलहाल ज़रूर वो उसको उनकी मूर्तियों पर और उनके अपने भाषणों में वो नाम ले सकते हैं, लेकिन दरअसल ये वो ताकतें हैं जिनके खिलाफ अंबेडकर को अपमानित होना पड़ा था और जिनके खिलाफ अंबेडकर ने अपने आप को संगठित करने की कोशिश की थी। आखिर में इस सवाल पर एक पहलू को हमें और ध्यान में रहना चाहिए कि हमारे भारत में, दुनिया में शायद और भी जगह होगा, हमारे भारत में व्यक्ति को मारने के दो तरीके हैं। एक तो उससे वैचारिक रूप से फाइट कीजिए, और जिससे आप वैचारिक रूप से लड़ाई नहीं लड़ पाते उसकी मूर्ति बना के लटका दीजिए। तो सवाल चिंता आरएसएस से नहीं है। आरएसएस अंबेडकर को छू भी नहीं सकते, क्योंकि अंबेडकर की बेसिक फिलॉसफी में आरएसएस के लिए कोई जगह नहीं है, वो आरएसएस विरोधी थे। चिंता की बात यह है कि दलित संगठनों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि वो अंबेडकर साहब की मूर्ति बनाकर उनकी हत्या तो नहीं कर रहे हैं कहीं। अंबेडकर साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। वो एक बार नागपुर की एक मीटिंग में गए थे, वो जो बौद्ध धर्म लेने के पहले की बात है, और उस वक्त हज़ारों की संख्या में लोग आए थे। तो उस वक्त उनके पैर छूने के लिए लाइन लग गई थी। अंबेडकर पैर छूने की फिलॉसफी के खिलाफ थे, क्योंकि ये भी वर्णाश्रम का हिस्सा है। अंबेडकर ने अपनी छड़ी उठा के सारे पैर छूने वालों को मारा था, और उन्होंने कहा था मुझे भक्त नहीं चाहिए, अनुयायी चाहिए। तो ये जो दलित संगठन जो आज उसी बात को आगे ले जाने की कोशिश का दावा करते हैं, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि वो अंबेडकर के भक्त हैं या अनुयायी हैं। आज की तारीख पे जब हिंदुत्व का फासिज्म दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, लोकतंत्र को, साहित्य को, बुद्ध को, तो बुंदेलखंड नाम की एक जगह है, वहाँ छतरपुर है। उस छतरपुर में एक शॉप पर, एक किताबों की दुकान पर हमला किया आरएसएस, बजरंग दल और पुलिस के लोगों ने। उनका ये कहना था कि यहाँ पर हिंदू विरोधी किताबें बेची जा रही हैं। वहाँ पर दो किताबें बेची जा रही थी, एक तो बुद्ध दर्शन की किताबें बेची जा रही थी, बौद्धिस्ट लोग थे वो लोग, और दूसरी डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फुले की किताबें बेची जा रही। तो वो अगर ऊपर के पैमाने पर मोदी साहब या आरएसएस के लोग ये कहते हैं कि अंबेडकर बहुत महान थे, तो नीचे के पैमाने पर वो उसी कहानी को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं जो ईसा के 50 साल पहले या 60 साल पहले उन्होंने दोहराई थी इस देश में, कि बुद्ध साहित्य को, बुद्ध विचारधारा को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि ये ऐसी देशी विचारधारा है जो उनके हिंदुत्व के फासिज्म का काट कर सकती है। तो दलित संगठनों को भी ये विचार करना चाहिए कि ये वो समय है जब हमें ऐसे सारे लोगों को जो आर्थिक शोषण और सामाजिक शोषण दोनों के खिलाफ है, उनको मिलकर किस तरीके से अंबेडकर के काम को आगे बढ़ाना चाहिए, ये राइट है। Thanks a lot, comrade. We'll get back to you on some other issue.